नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपड़ू उत्तराखंड। हरिद्वार जमीन घोटाले पर धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए 2 आईएएस, 1 पीसीएस और समेत 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारा स्पष्ट मत है, वही हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार कार्य करेगी और हमने 100 से ज्यादा नकल के मामले में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया और नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस के द्वारा हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई और राज्य हित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव से लेकर राजस्व विभाग और निर्माण कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को भी रखा गया। रायपुर इलाके में निर्माण और जमीन खरीद की रोक हटाने जैसे अहम मुद्दों पर भी विचार हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के विकास कार्यों को गति दी जाए और जनता से जुड़ी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के बीच राज्य सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे के विकास और सेतु निर्माण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर को राज्य के लिए एक सकारात्मक पहल बताया। वही उम्मीद जताई कि टाटा ट्रस्ट के साथ यह साझेदारी राज्य के दूरस्थ इलाकों को भी बेहतर संपर्क सुविधा देने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं देहरादून में ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर गडकरी को डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने देहरादून की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय से समर्थन का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री धामी ने गडकरी को आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा और युवाओं से देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लोक कलाकारों के हित में मार्ग दुर्घटना बीमा की घोषणा की है। उन्होंने निर्देश दिए कि संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक दलों के कार्यक्रम आवंटन और भुगतान संस्कृति निदेशालय से सीधे किए जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति, लोक संगीत और लोक कला को बढ़ावा देने वाले कलाकार हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक हैं। राज्य सरकार इनके हितों के लिए निरंतर काम कर रही है और लोक संस्कृति के संवर्धन को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार नगर निगम में हुए जमीन घोटाले के मामले में 2 आईएएस, 1 पीसीएस समेत कुल 10 अधिकारियों को निलंबित कर सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ग्राम सराय की अनुपयुक्त भूमि खरीद मामले की जांच रिपोर्ट के बाद की गई है, जहां भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल मिश्र ने कहा कि सरकार विपक्ष के दबाव में आकर कार्रवाई कर रही है। मामले की जांच और कार्रवाई जारी है।
वैसा नहीं है। धामी की सरकार है। धामी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत में, और इसीलिए ये रिजल्ट रुझान आ रहे हैं धीरे धीरे। जो इस घोटाले में लिप्त हैं उनको सस्पेंड किया गया है, और मुझे लगता है कि जो और भी कहीं पे अगर आंच आएगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। और धामी जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये आज हरिद्वार में नगर निगम की भूमि की जिस तरीके से बंदरबाट हुई, जांच में तमाम अधिकारी दोषी पाए गए और जांच अधिकारी ने जांच की संस्तुति की थी। आज विपक्ष के दबाव में जो है कार्रवाई जरूर हुई है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय धरना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहां पर आयोजित हो रहा था। लगातार हम भूमि घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। भूमि घोटालेबाजों के हौसले बुलंद हैं। अगर आईएएस अधिकारी जो है इस प्रकार के मामलों में सम्मिलित होंगे तो कौन प्रदेश की जो है भूमि की रक्षा करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजधानी देहरादून में भी इसी प्रकार के भूमि घोटाले सामने आए थे, कार्रवाई की मांग उठी थी, लेकिन आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी उधम सिंह नगर में एनएच घोटाला सबके सामने आ चुका है। सरकार ने उस समय भी जांच के नाम पर कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई। वहीं हरिद्वार जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस ने देवपुरा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार ने डीएम, नगर आयुक्त और एसडीएम को निलंबित किया है, लेकिन कई बड़े अधिकारी और सफेदपोश इस घोटाले में शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कई मामले अभी भी छुपे हुए हैं और सरकार को पूरी जांच कर सभी दोषियों को सजा देनी चाहिए। कांग्रेस ने निलंबन की कार्रवाई को नाकाफी बताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दबाव है और जो आज धरना हुआ है उसको लेकर देखते हुए एक फौरी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये कोई सजा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया है, और दोनों विभाग ऐसे जिसमें कार्मिकों का काम पड़ता है, जो भी जांच अधिकारी होंगे या अन्य होंगे उससे प्रभावित रहते हैं, तो वहाँ से उस विभाग में अटैच होने की वजह से वो प्रभावित इस जांच को कर सकता है। सस्पेंड करके घर बैठाते, सस्पेंड करके कहीं और बैठाते, लेकिन कार्मिक और सतर्कता विभाग क्यों? आपको पता है दोनों विभागों की बड़ी महत्वता होती है। सतर्कता विभाग आईबी से लेकर इंटेलिजेंस तक सारा उसके देखरेख में होता है, और कार्मिक में सारे कर्मचारियों का सब। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर संकट खड़ा हो गया। उत्तराखंड की पंचायतों ने प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया, वही जिसके कारण 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया। प्रशासकों को कार्यकाल खत्म होने के बाद पुनर्नियुक्ति का पंचायती राज विभाग ने आनन फानन में प्रस्ताव तैयार किया था। वही कहा जा रहा है कि विधायी विभाग की आपत्ति के बावजूद अध्यादेश को राजभवन भेजा गया था। अब विशेष विधानसभा सत्र ही संशोधन का एकमात्र रास्ता है। आपको बता दें कि प्रदेश में हरिद्वार की 318 ग्राम पंचायतों को छोड़कर 7,478 ग्राम पंचायतें और 2,941 क्षेत्र पंचायतें और 341 जिले पंचायत मुखिया विहीन हो गई है। राज्य में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस विषय पर कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार पंचायत भी चुनाव को समय पर नहीं करवा पा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, सरकार पर भी प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि लगातार जनता भी सवाल खड़े कर रही है, अब विपक्ष भी सवाल खड़े। देखिए, पंचायत चुनाव के बारे में पहले ही एक स्थिति साफ हो चुकी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पंचायत चुनाव समय पे करवाएंगे, और अभी जो पीछे और समय मांगा गया है उसमें जिस अध्यादेश भेजा गया था, अध्यादेश वापस आया है, और इसलिए पंचायत चुनाव मुझे लग रहा है कि 15 जुलाई से पहले कर दिए जाएंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही चिंतन है, तो जल्दी चुनाव होगा। लेकिन आपकी सरकार प्रदेश में पंचायतों के चुनाव भी समय पर नहीं करवा पा रही है। पंचायतें अभी प्रशासकों के
सहारे चल रही थी। अब जब चुनाव हो जाने चाहिए थे, फिर एक बार मुझे लगता है कि प्रशासकों के हवाले पंचायतें की जाएंगी, क्योंकि सरकार चुनाव को लेकर के बड़े बड़े दावे जरूर कर रही थी, लेकिन राजभवन ने बहुप्रतीक्षित फाइल वापस लौटा दी है, क्योंकि सरकार ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो लोकतंत्र में अगर पंचायतों के चुनाव भी सरकार समय पे नहीं करवा पा रही है, फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार लोकतंत्र को लेकर के, पंचायतों के चुनाव को लेकर के कितनी गंभीर है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि निकायों के चुनाव भी सरकार बार बार टाल रही थी। माननीय हाई कोर्ट की कई बार फटकार के बाद, विपक्ष के बड़े दबाव के बाद निकायों के चुनाव बहुत विलंब से हो पाए। अब पंचायतों में भी सरकार अपनी मनमानी जनता पर थोपना चाहती है, क्योंकि अगर सरकार मनमानी नहीं करना चाहती तो चुनाव करवाने में सरकार को क्या दिक्कत है, ये बड़ा सवाल है। देखते हैं अब भी पंचायतों के चुनाव सरकार करवा पाती है या फिर से जो है पंचायतों को। वहीं बीते दिनों कांग्रेस ने हल्द्वानी में जय हिंद सभा का आयोजन किया। इस दौरान मंच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब वो चर्चा विषय बना हुआ है और भाजपा भी उस संबोधन पर चुटकी ले रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सलाहकार और पूर्व विधायक रणजीत रावत मंच पर अपने नेताओं को सलाह देते नजर आए। उन्होंने अपने नेताओं पर कटाक्ष भी किया और कहा कि राजनीतिक बयानबाजी और पहाड़ी उत्पादों को सोशल मीडिया में प्रसारित करने से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होना। वही लिहाजा अगर राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करानी है तो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर एकजुटता से सड़क पर उतरना पड़ेगा। जरूरत है और वो तभी होगा जब हम सड़क पर निकलेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हम बंद हॉलों में बैठ करके बयान दे दें, हम सोशल मीडिया पे कुछ डाल दें, मन की बात, तन की बात, काफल की बात या हिसालों की बात, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सड़क में निकल करके संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी से, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कि आइए आप अगुवाई कीजिए, हम संसाधन जुटाएंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, जितना कहे हम चलने को तैयार हैं, दिन रात संघर्ष करने को तैयार हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने को तैयार है। बस शर्त एक है कि जो हमारे नेता राहुल गांधी ने हमें सड़क का रास्ता दिखाया है भारत जोड़ो यात्रा से या न्याय यात्रा से। देखिए, मैं कभी भी किन्हीं व्यक्तिगत मामलों में और व्यक्तिगत टिप्पणियों पे मैं टिप्पणी नहीं करता। कुल मिलाकर के जो हमारी जय हिंद रैली थी वो सफल रही। अब नेताओं का आपस में छोटा मोटा जो मतभेद है, ये मैं इस बात को निश्चित तौर पे स्वीकार। वही अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को जहां बीते दिनों कोटवार स्थित कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो वही विपक्ष कोर्ट के फैसले से नाखुश नजर आ रहा है और बयानबाजी कर रहा है। तो वही हत्याकांड के आरोपियों की सजा को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अंकिता हत्याकांड संवेदनशील मुद्दा है और भावपूर्ण की बात करें तो मैं स्वयं चाहता था कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले, लेकिन कानून अपने तरीके और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेता है। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ईमानदारी के साथ काम करना चाहती है तो उनके पास वकीलों की फौज खड़ी है और यदि पार्टी चाहती है तो इस मुद्दे को न्यायालय के सामने रखती। देखिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, बहुत चर्चित भी रहा है और हमारी बेटियों से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें भाव प्रधान भी हैं तो कुछ तथ्यात्मक भी चीज़ें होंगी। जहाँ तक भावनाओं का प्रश्न है तो मैं स्वयं चाहता था इसमें फांसी की सजा हो। उससे नीचे सजा कहीं भी हमको संतोष नहीं दे सकती, ये होना चाहिए। लेकिन कानून जब निर्णय लेता है तो वो उसका अपने निर्णय लेने के तौर तरीके हैं, वो साक्ष्यों के आधार पर लेता है। और जिस प्रकार का पूरा विषय रहा है तो सरकार ने एसआईटी गठित की थी। एसआईटी के बाद तीनों लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार होने के बाद बहुत लंबे समय तक, 2.5 साल तक लगभग पूरा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो पिछली बार की तुलना में इस बार यात्रियों के आंकड़े कम दिखाई दे रहे हैं। इसी विषय पर बात करते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भी यात्री अधिक संख्या में आएंगे। विनोद चमोली ने कहा कि इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चारधाम यात्रा 60 लाख यात्रियों की संख्या से पार जाएगी। आंकड़े केवल सरकार दे सकती है, विपक्ष नहीं। देखिए, मैंने भी न्यूज़ सुनी है और अभी तो यात्रा प्रारंभ हुई है, तो पिछले वर्ष की तुलना में अभी यात्री अधिक आए हैं, जो इनरोलमेंट हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार यात्रा 60 लाख से पार जाएगी। भाई अनुमान ही लगाया जा सकता है, बाकी आंकड़े तो जब यात्रा का समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद आएगी, लेकिन जो अनुमान लग रहा है, जिस प्रकार से ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि इस बार 60 लाख से ऊपर यात्रा जा रही है। और जहाँ तक 200 करोड़ का से अधिक का व्यापार का प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर आंकड़े विपक्ष नहीं दे सकता है, आंकड़े सरकार ही दे सकती है, क्योंकि आंकड़े इकट्ठे करने का जो लीगल सोर्स है वो गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट के जो आंकड़े उसी को रिलाई करना चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाने में अपनी बात कहेगा, वो कभी उसको जस्टिफाई थोड़ा ना करेगा, वो तो यही कहेगा साहब ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन वो बोले, मेरा आपसे भी और आम जनता से भी अनुरोध है कि सरकार जो भी बात कहती है वो ऑथेंटिक होती है, वो ऑथेंटिसिटी उसकी होती है, तो उस पर ही रिलाई करना चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश के लिए पलायन से जुड़ी एक अच्छी खबर है। कहा जा सकता है कि सरकार और पलायन आयोग की मेहनत रंग ला रही है। दरअसल बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हो रहा है। दूसरे प्रांतों में काम करने गए उत्तराखंड के लोग वापस आ रहे हैं। जिन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया उसी को गांव में बड़ा स्वरूप दे रहे हैं। वहीं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष शरद नेगी ने कहा कि वह जब उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां से पलायन हुआ था, उस क्षेत्र में रिवर्स पलायन बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्र में लोग खूब रुचि दिखा रहे हैं। पलायन हो रहा है, बहुत लोग लौट के आए हैं, खासकर जो लोग अपने गांव गए थे, गांव ही लौट के आ रहे हैं। इसका एक विस्तृत सर्वे चल रहा है और मैं भी जा जाके आयोग की टीमें भी जा जाके गांव में लोगों से मिल रही है। अभी एक लंबा प्रवास है, 1 हफ्ते का। और जो लोग हैं, कई लोग खेती कर रहे हैं, कई लोग होम स्टे कर रहे हैं, पर्यटन से जुड़े हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हैं। फ़ायदा ये है कि जो लोग बाहर चले गए थे वो एक अनुभव लेके आ रहे हैं। अगर मान लो वो दिल्ली चला गया था या बॉम्बे चला गया था या हैदराबाद चला गया था, तो एक अनुभव लेके आ रहा है। उस अनुभव का राज्य को फ़ायदा हो रहा है और वो खुद तो अपना रोज़गार कमा रहे हैं, लेकिन साथ में और पूरे देश में बकरीद पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय में उत्साह है। वहीं बकरों की खरीदारी जोरों पर है, पर कुछ बकरों को लाड प्यार में ज्यादा खाना खिलाने से बदहजमी की समस्या हो रही है। पशुधन चिकित्सा अधिकारी सुधांशु मिश्र ने बताया कि जानवरों को गर्मी में सही खान पान और पानी देना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बकरों को केवल चारा खिलाए और अफारा से बचाए। बस ला रहे हैं, उनको पूरी तरह जानकारी है नहीं कि बकरों को कैसे क्या खिलाया जाता है, क्या नहीं खिलाया जाता। और घर की बासी रोटी या बहुत ज़्यादा गेहूँ, बहुत ज़्यादा हरे पत्ते खिला दे रहे हैं, जिससे इनके पेटों में जो है पेट फूल जा रहे हैं, गैस बन जा रही है और दिक्कत आ रही है। आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी जानवर हो, उसको चावल हो गया, रोटी हो गई, या आवश्यकता से ज़्यादा, मात्रा से ज़्यादा अगर आप कोई भी गेहूं या मक्का या कुछ भी खिला देंगे तो फिर उनका जो है इनका डाइजेशन अलग ढंग का होता है, तो उसमें क्या होता है, इनको गैस बनने लगती है, अफारा। वहीं पौड़ी जनपद में मौसम विभाग ने 4 जून को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक येलो अलर्ट जारी किया। वहीं तेज बिजली चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चलने की संभावना भी जताई गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने और सतर्क रहने के निर्देश दिए।
वही पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत एकेश्वर ब्लॉक में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरोली गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक गुलदार ने 55 वर्षीय ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहा था, तभी घात लगाकर बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पिंजरा, कैमरा ट्रैप और ट्रैंकुलाइज की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज किरकू से पूर्ण सिंह जी अपने घर सिरोली की तरफ वापस जा रहे थे और पूर्ण सिंह जी सिरोली मुंडियाप ग्राम सभा के अंतर्गत पड़ता है और अचानक ही रास्ते में बाघ ने उन पर हमला कर दिया और जानलेवा हमला, जिनकी की मृत्यु हो चुकी है और बॉडी का तहस नहस कर रखा है, सिर अलग, धड़ अलग और शरीर अलग कर रखा है। तो बहुत ही दुखद है। और लगातार एकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत जिस प्रकार से अभी विगत दिनों पहले ईड़ा तल्ला में भी बाघ ने एक महिला पर, एक पुरुष पर हमला किया था और इससे पहले भी बाघ ने जिस प्रकार से पिछले महीने में विकासखंड से अपने कामकाज करने के लिए कई बच्चे युवा जा रखे थे अपने काम करवाने के लिए और वो बाइक से वापस आ रहे थे, उन पर भी हमला किया और वहाँ बाल बच्चे और प्रकार से लगातार एकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत बाघ का आतंक छाया हुआ। आज सुबह जो 6:30 बजे हमारे पास सूचना आई थी, उसके तहत पता चला है कि ग्राम सिरोली एकेश्वर ब्लॉक में जो है एक वृद्ध को जंगली जानवर द्वारा अटैक किया गया है। मौके पर जब वन विभाग की टीम पहुंची तो उसमें पता चला कि जो है ये घटना लगभग कल रात की है, जब रात के समय ये व्यक्ति जो है जंगल के बीच से अपने गांव की तरफ जा रहे थे और उस समय जो है गुलदार ने उनके ऊपर अटैक किया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जो है तुरंत मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। पिंजरे लगाने की कार्रवाई हो, कैमरा ट्रैप्स लगाने की कार्रवाई हो और जो ट्रैंकुलाइजिंग की कार्रवाई हो वो हमारी गतिमान है। मुख्य वन्यजीव वही खटीमा तहसील सभागार में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर राजस्व, स्वास्थ्य, बिजली, जल, पुलिस, समाज कल्याण सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में कुल 91 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 43 शिकायतों का मौका पर ही समाधान कर दिया गया। बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। डीएम भदौरिया ने कहा कि जनता की समस्याएं सुलझाना और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी। यहाँ पे 91 शिकायतें आई, इसमें से कई का मौके पे निस्तारण किया गया। एक हफ्ते में जो निस्तारित हो सकती हैं मौके पे जाकर उनको निस्तारण करने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम सभी शिकायतों को खुद ही मौका मुआयना करेंगे और जो शिकायतें शासन से संदर्भित हैं या मार्ग के संबंध में है, वहाँ पे धनराशि की व्यवस्था अगर जिले स्तर से हो सकती है तो जिले स्तर से की जाएगी अथवा शासन स्तर पर उसको। वही देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में केयर टेकर द्वारा मुरादाबाद के 2 दिव्यांग बच्चों के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आया। बच्चों की मां की शिकायत पर आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि वह बच्चों को लोहे की रॉड से मारता और सिगरेट से जलाता था। बाल आयोग ने स्कूल में छापेमारी कर अनियमितताएं भी पकड़ी हैं और बिना अनुमति संचालित हो रहे स्कूल को बंद करवा दिया गया। वादिनी निवासी पटेल नगर के द्वारा थाना पटेल नगर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनके 2 नाबालिग दिव्यांग बच्चे हैं जो कि बंजारावाला स्थित स्कूल में अध्ययनरत थे और वहाँ का जो केयर टेकर था उनके द्वारा उनके बच्चों का जो है लैंगिक उत्पीड़न किया गया और साथ ही साथ मारपीट भी की गई। इस तहरीर के आधार पर पटेल नगर पुलिस के द्वारा BNS एवं पॉक्सो की सशक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटना के अनावरण के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए मौका वारदात से DVR एवं सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया गया। साथ ही साथ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको भी इन्वॉल्व किया गया। उनके द्वारा ट्रांसलेटर की मदद से बच्चों के बयान अंकित किए गए, वादिनी के बयान अंकित किए गए और साथ ही साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए NV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।